दोस्तों नमस्कार। आज 18वें चैप्टर के भाग 4 पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 भागों में हमने डिस्कस किया था कि विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन, चाहे वो नोवेल हो, फिल्म हो, कोई वेब सीरीज हो, कोई नाटक हो, उनको अधिक जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाना चाहिए और आम जनता तक सही चीजें पहुंचानी चाहिए, है ना। लेकिन हमने ये देखा था कि विज्ञान कथाएं, साइंस फिक्शन बेस्ड फिल्में हैं, वो कैसे रियलिटी से भटकी हुई है, कैसे वो दिमाग और चेतना यानी कि माइंड और कॉन्शियसनेस को एक मानती है, कैसे वो माइंड और मैटर के बीच का द्वंद्व दिखाती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि साइंस फिक्शन क्या गलतियां करती है, और उसमें हमने द मैट्रिक्स और एक ट्रूमैन शो, ये फेमस फिल्में देखी थी। इसके अलावा हमने रोबोट वगैरह के ऊपर भी कुछ फिल्मों के उदाहरण देखे थे। आज हम आखिरी भाग पे आते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ फिल्में ऐसी है जो साइंस फिक्शन है लेकिन वो वास्तविकता के काफी करीब है, या फिर कुछ उपन्यास, है ना। तो इसमें एक फिल्म का जिक्र किया गया है और एक उपन्यास का जिक्र किया गया है, बताने के लिए कि कैसे वो वास्तविकता के ज्यादा करीब है और काफी ज्यादा प्रासंगिक है। तो उसमें बात करी गई है दो, एक फिल्म की जो इनसाइड आउट, ये कार्टून फिल्म थी, डिज्नी ने ये बनाई थी, है ना। और एक दूसरी है, ये है एक बुक है, नोवेल है, ये ब्रेव, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये उपन्यास, ये नोवेल 1931 में पब्लिश हुआ था, एडलस हक्सले ने इसे लिखा है। और इनसाइड आउट एक कार्टून फिल्म है, डिज्नी ने इसे बनाया था, और ये इसकी मुख्य पात्र है रिली एंडरसन। तो अगर इनसाइड आउट की बात करें तो इसमें एक रिली एंडरसन नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी है, जिसका परिवार अभी उसका मूल शहर छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है ना। तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो रिली एंडरसन दूसरे शहर में आने के बाद कैसे वो नए माहौल से, नए शहर से, नए लोगों से के साथ तादाद में या तालमेल नहीं बैठा पा रही, और उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। लेकिन क्या होता है कि इसमें वास्तव में यह दिखाया गया कि वो ताजा तरीन जो हाल फिलहाल के जो न्यूरल नेटवर्क या न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक समझ जो बढ़ी है हाल फिलहाल के खोजों से, उसको यहाँ पे अपनाया गया है इस फिल्म को बनाने के लिए। और इसमें यह दिखाया गया है कि रिली एंडरसन के एक रोबोट है ना, वो जीता जागता एक रोबोट है, उसके भीतर कई सारी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, और उन जैव रासायनिक क्रियाओं में से दिखाया गया है कि एक जॉय नामक का एक कैरेक्टर होता है, एक सैडनेस नाम का एक कैरेक्टर होता है, और एक एंगर नाम का कैरेक्टर होता है। इस तरह से 5-6 कैरेक्टर होते हैं जो एक हेडक्वार्टर में बैठे हैं और अलग अलग बटन दबा रहे हैं, और उनके अलग अलग बटनों के दबाने से जो अंतर क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, वो एक विशाल स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखता है। रिली एंडरसन अब ये महसूस कर रही है, अब वो खुश है, अब वो दुखी है। तो जब जॉय बटन दबाता है तो वो हैप्पीनेस महसूस करती है, जब वो सैडनेस जो पात्र है वो बटन दबाता है तो वो सैड हो जाती है रिली एंडरसन। तो इसमें यह दिखाया गया है कि अलग अलग जो जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, जॉय की, सैडनेस की, एंगर की, उनका ही मिक्सचर, उन्हीं का, उनसे ही संचालित एक रोबोट है रिली एंडरसन, है ना। उसका कोई प्रमाणिक सत्व नहीं है, उसका कोई ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो रिली एंडरसन जब उस नए शहर से, नए माहौल से तालमेल नहीं बैठा पाती, तो वो तालमेल क्यों नहीं बैठा पाती, इसका कारण भी उसके भीतर चल रही इन सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हो रहा है। कि वो जब उसके हेडक्वार्टर में जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, जो ये सैडनेस, एंगर, वो आपस में लड़ते हैं, वो आपस में अलग अलग बटन दबाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उन कैरेक्टर के कारण या उन कैरेक्टरों के आपस में जो अंतर क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव रिली एंडरसन पर पड़ता है, और रिली एंडरसन उस शहर के साथ, नए माहौल के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिएटिव और अच्छे तरीके से साइंटिफिक जो हमारी नई रिसर्च से हमें पता चला है न्यूरल नेटवर्क के बारे में, उसको आधार बना के दिखाया गया है। तो इसमें पता चलता है कि रिली की जो खुशी है या फिर हमारी भी खुशी है, वो अलग अलग अंतर क्रिया, हमारे भीतर जो अलग अलग अंतर क्रियाएं चल रही है, उनका एक मिक्सचर है ना। इसमें क्या होता है कि जॉय
नामक पात्र सैडनेस को साथ लेके एक अंतर मन की या फिर सबकॉन्शियस माइंड की एक यात्रा पे निकलते हैं, और उस यात्रा पर जब वो जाते हैं तो उनको सपने बनाने वाले एक लोग दिखते हैं जो सपनों का निर्माण करते हैं, है ना, या फिर अलग अलग चीजें, अलग अलग ड्रीम्स, इस तरह की चीजें दिखती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं दिखता कि कहीं आत्मा हो, है ना, कहीं कोई ऑथेंटिक सेल्फ हो। ये चीजें उसमें उनकी यात्रा में नहीं दिखाई गई, जो कि काफी साइंटिफिक तरीके से इसे रिप्रेजेंट करता है ना। और जब उनके पात्रों के बीच में तनाव होता है तो वहां पे उसको एक हेडक्वार्टर बोला जाता है। उस हेडक्वार्टर में ये जो अलग अलग पात्रों में जब तनाव होता है, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, उनमें तालमेल नहीं बैठ पाता, तो कैसे रिली की जिंदगी ज्यादा एक तरह से जटिल, ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो इस तरह से ये काफी एक क्रिएटिव और अच्छे तरीके से दिखाया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि आत्मा या फिर ऑथेंटिक सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। और बावजूद इसके इसमें फ्री विल जैसी चीज भी नहीं होती है ना, कि रिली एंडरसन है वो फ्री विल से, संकल्प की स्वतंत्रता से कोई डिसीजन ले रही है, फ्री विल भी नहीं होती। जो भी रिली एंडरसन डिसीजन ले रही है वो उसके हेडक्वार्टर में बैठे ये जॉय, सैडनेस और एंगर जैसे कैरेक्टर अलग अलग बटन दबाते हैं, उससे उसके डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होती है ना। तो फ्री विल भी नहीं होती, आत्मा भी नहीं होती, ऑथेंटिक सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। बावजूद इसके, है ना, डिज्नी ने इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई थी उसमें यही दिखाया गया था कि हीरो अपनी फ्री विल से अपनी परिस्थितियों पे काबू पाता है, उन पे विजय प्राप्त करता है। लेकिन इसमें इस भ्रम को तोड़ दिया डिज्नी ने और दिखाया है कि कैसे फ्री विल नहीं होती। और बावजूद इसके ये फिल्म काफी ब्लॉकबस्टर रही, काफी सुपरहिट रही। इसका कारण यही है कि दर्शक इसके जो न्यूरो साइंस के जो अर्थ इसमें बताए गए थे उसको समझने में, या फिर इसके जो भयावह अभिप्राय, इसका जो अर्थ निकलता है वास्तविक, उसको समझने में चूक गए। जब वो ये सारी चीजें समझ नहीं पाए तो इसी वजह से यहाँ पे ये फिल्म काफी सुपरहिट हुई। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरे पार्ट में ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक उपन्यास है जो 1931 में लिखा गया था एडलस हक्सले द्वारा ना। तो एडलस हक्सले ने ये उपन्यास लिखा था 1931 में। उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी? 1931 में आर्थिक महामंदी चल रही थी, है ना। नाजी जर्मनी में नाजियों का उदय हो रहा था, इटली में फांसीवाद चल रहा था, और पूरा विश्व एक तरह से काफी संकट को मतलब फेस कर रहा था ना। जापान है वो चाइना पे अटैक करने का मतलब मन बना रहा था, या अटैक उसने कर दिया था। तो इस तरह की काफी गंभीर चीजें उस टाइम हो रही थी। लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं दिखाई गई। ये एडलस हक्सले की यहाँ पे प्रशंसा की गई है कि उन्होंने इन सारे काले बादलों के पार देखा, है ना। पार देख के अपने टाइम से आगे जाके उन्होंने चीजों को इमेजिन किया, सोचा, और इसी वजह से ये पुस्तक आज भी प्रासंगिक है और टाइम के साथ और ज्यादा प्रासंगिक होती जा रही है ना। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक ऐसी दुनिया है तो जहां पे लोग काफी अनवरत शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसमें एक ही सरकार है पूरे वर्ल्ड में। उस सरकार को कंट्रोल करते हैं कुछ लोग, उसका कंट्रोलर है वो मुस्तफा मांड नाम का एक कैरेक्टर है। मुस्तफा मांड एक तानाशाह है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे लोगों को भय या फिर डर या फिर वायलेंस से कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि उनके जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख ही सुख है ना। तो उनको लगातार सुख की अवस्था में रखा जाता है लोगों को, और उस तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है। इस सोसाइटी का, इस सभ्यता का चरम या फिर परम मूल्य है वो सुख ही है। तो इस पुस्तक की अंतर्निहित मान्यता ये है कि मनुष्य है वो बायोकेमिकल एल्गोरिदम है, और बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक एल्गोरिदम है, उसको हम टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ एक तरह से छल योजना कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस बायोकेमिकल एल्गोरिदम को इस तरह से ढाल सकते हैं कि वो हमेशा संतुष्ट रहे, हमेशा स्वास्थ्य और समृद्धि का एक तरह से आनंद ले, और वो हमेशा प्रेम जैसे मूल्य से बंधा रहे और सुख ही सुख हो उसके जीवन में,
है ना। तो ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ये एडवांस बायोटेक और सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लोगों के जो जैव रासायनिक एल्गोरिदम होता है जो हर एक इंसान के भीतर, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें भय की बजाय आनंद का सहारा लिया गया है और सभी व्यक्ति सभी समय संतुष्ट है। यहाँ पे कोट भी दिया गया है कि यू कैन कंट्रोल पीपल मोर सेफली विद लव एंड जॉय देन विद फियर एंड वायलेंस, है ना। तो 1931 में जब नाजीवाद फांसीवाद चल रहा था दुनिया के अंदर, अलग अलग जगह तानाशाही चल रही थी, उस टाइम एडलस हक्सले ने तानाशाही का एक ऐसा रूप दिखाया जहां पे भय, वायलेंस, है ना, या फिर सीक्रेट पुलिस, इनका सहारा नहीं लिया जा रहा कंट्रोल करने के लिए, बल्कि उनको हर समय संतुष्ट रख के उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कोट दी गई है कि यू कैन कंट्रोल पीपल मोर सेफली विद लव एंड जॉय देन विद फियर एंड वायलेंस, यानी कि आप लोगों को भय और हिंसा की बजाय प्रेम और आनंद से अधिक सुरक्षित ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर लोगों के साथ प्रेम और संतुष्टि और सुख का संबंध हम बना के रखेंगे तो वो आपके वश में ज्यादा आसानी से रहेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे अशोक ने 13वां जो अभिलेख लिखवाया कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, और उसे, है ना, तो उस तरह से और धम्म नीति का प्रचार किया, धम्म का पालन करने के लोगों को प्रोत्साहित किया। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को इतना सुदृढ़ और इतना शांतिपूर्ण बनाया, वो इसी बल पे बनाया कि उसने लोगों को प्रेम, धम्म, शांति, धर्म, है ना, इन मूल्यों को पालन करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे भी यही चीज एक तरह से इस नोवेल में, इस उपन्यास में बताई गई है। तो ये जो विश्व सरकार है ना, इस विश्व सरकार में क्या है, युद्ध नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे कोई विभाजित निष्ठा नहीं है कि लोगों की एक निष्ठा है वो पूरा मतलब वैश्विक नागरिक या विश्व के प्रति हो, एक निष्ठा अपने देश के प्रति हो, एक निष्ठा अपने क्षेत्र के प्रति हो, एक निष्ठा अपने धर्म के प्रति हो। इस तरह से हम विभाजित निष्ठाओं में जीते हैं, है ना। हमारी निष्ठाएं बटी होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के या फिर अलग अलग चीजों के प्रति होती है, और वो आपस में टकराती भी है। लेकिन इस विश्व सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे युद्ध होते नहीं है, सुख ही सुख है। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर सकता है, लेकिन उस प्रेम करने को बहुत ज्यादा एक तरह से एक लिमिट तक ही रोका जाता है ना, एक लिमिट के बाद वो करें, इस चीज को कंट्रोल किया जाता है। और इस विश्व सरकार में प्रेम पाने के लिए किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ता है ना, जैसे कि अपने प्रिय व्यक्ति का प्रेम अगर किसी को पाना है तो उसके लिए उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसे लड़ना नहीं पड़ता। तो इस तरह की एक विश्व सरकार है। इसमें मुस्तफा मांड बोलते हैं कि सोम ड्रग, सोम नामक का एक ड्रग है, वो ड्रग जब व्यक्ति लेता है, वो एक गोली है कुछ एक ग्राम की, जब वो गोली लेता है तो वो तथ्यों से छुटकारा उसको मिल जाता है, यथार्थ को वो भूल जाता है। अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, वो अपने शत्रुओं से सुलह कर लेगा, है ना, कष्ट और पेन सह सकेगा उस चीज को एक तरह से, है ना, वो क्योंकि ड्रग्स ही है एक तरह से। और इसमें मुस्तफा मांड बताता है कि अब नैतिकता का पालन करने के लिए उस कठोर अभ्यास की जरूरत नहीं है जो पहले करनी पड़ती थी, है ना, क्योंकि हम नैतिक बनते हैं इसके लिए हमें बचपन से कई सालों तक, है ना, शिक्षा के स्तर पे, परवरिश के स्तर पे या सामाजिक दबाव से हमें सिखाया जाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मुस्तफा मांड बोलता है कि अब सोम ड्रग वो सारा काम एक गोली कर देती है जो पहले हमें वर्षों लगते थे जिस चीज का प्रशिक्षण हासिल करते करते, और तब हम नैतिक बन पाते थे। अब एक गोली लो और आप नैतिकता पूर्ण व्यवहार करोगे, आप ज्यादा संतुष्ट रहोगे, आप किसी से लड़ोगे नहीं, आप यथार्थ से विचलित नहीं होगे। तो यहाँ पे तानाशाही का एक ऐसा रूप दिखाया गया है ना। 1984 एक और नोवेल है, जॉर्ज ऑरवेल की है वो, उस नोवेल में दिखाया गया है कि कैसे वायलेंस और भय के द्वारा लोगों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसमें उल्टा है चीजें, है ना। इसलिए ये चीज आज भी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, जैसे जैसे बायोटेक, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से नया स्वरूप ऊपर के आ रहा है, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में, और ये आज और ज्यादा रेलेवेंट बन के उभरी है ये किताब।
तो इसमें लास्ट में कुछ डायलॉग लिखे गए हैं मुस्तफा मांड और जॉन सैवेज के बीच में। वो उन डायलॉग में हमारे निबंध के लिए क्या उपयोगी चीजें हैं वो मैंने निकाली है। ये जो विश्व सरकार के बारे में ये बातें मैंने बताई, ये मुस्तफा मांड ही बोलता है इस जॉन द सैवेज को, है ना। ये वर्ल्ड कंट्रोलर है और जॉन द सैवेज है ये इसका मुख्य पात्र यानी कि हीरो आप इसको बोल सकते हो। इसमें जब ये आपस में बातचीत करते हैं तो जॉन द सैवेज बोलता है मुस्तफा मांड को, जो कि वर्ल्ड कंट्रोलर है, उसको ये बोलता है कि आपने सत्य और सौंदर्य इनको मिटा दिया है ना। अपने सुख की खोज में लोगों को हमेशा सुखी रखने के लिए, संतुष्ट रखने के क्रम में आपने सत्य और सौंदर्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। और ना सिर्फ सत्य और सौंदर्य को मिटा दिया बल्कि उसे भी मिटा दिया जो कि उत्तम है, साहसिक है, यानी कि जो नोवेल है और हीरोइक है उसे भी आपने समाप्त कर दिया। अब इसके अगर देखें ना तो आपको ये डायलॉग या ये जॉन द सैवेज की ये बात कहाँ है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप वो हैप्पीनेस वगैरह की कुछ बात हो, है ना, हैप्पीनेस की, ट्रूथ की, या फिर सौंदर्य की, या फिर नोबलिटी की, या हीरोइक की, तो आप बोल सकते हो कि सुख की खोज में, कंज्यूमरिज्म में, या फिर हमेशा सुख प्राप्त करने के क्रम में, कंफर्ट जोन में रहने के क्रम में हमें सत्य और सौंदर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हमें नोबल है, जो साहसिक है, जो हीरोइक है, जहां करेज चाहिए, हमें उन चीजों को, उन मूल्यों को कमजोर नहीं करना चाहिए अपने सुख की खातिर। तो इस तरह से आप ये निबंध में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जवाब मुस्तफा मांड देता है कि सिविलाइजेशन के लिए नोबेलिटी और हीरोइज्म की आवश्यकता नहीं है ना। उसने जो सभ्यता बनाई है वो वहां पे नोबिलिटी और साहस की जरूरत नहीं है। तो मुस्तफा मांड बोलता है कि ये चीजें है ना जहां पे नोबिलिटी और हीरोइज्म चाहिए, ये राजनीतिक अक्षमता यानी पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी के सिंबल हैं। ये बात आप भी सहमत होंगे, जहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सरकार सही से काम नहीं कर रही होगी, गवर्नेंस सही नहीं होगी, तो लोग वहां पे विद्रोह करेंगे, लोग वहां पे साहसी कार्य करेंगे और क्रांति करेंगे, ना। तो राजनीतिक अक्षमता के लक्षण है कि वहां पे उत्तमता और साहस की अगर जरूरत पड़ रही है। मुस्तफा मांड बोलता है कि हमारे व्यवस्थित समाज में उत्तम होने के लिए साहसी होने का कोई अवसर नहीं है ना। कि यहाँ पे हमारी सभ्यता इतनी व्यवस्थित है कि यहाँ पे साहसी होने का या साहसी कार्य करने का या फिर उत्तम बनने का, नोबल बनने का, एक्सीलेंस प्राप्त करने का कोई भी अवसर, कोई भी मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गहरी बात है मुस्तफा मांड जो बोल रहा है। इसको आप निबंध में कहाँ इस्तेमाल करोगे? जब आप निबंध में बता रहे हो कि कैसे व्यवस्था लोगों की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है, उनके साहस को खत्म कर देती है, उनसे उत्तम बनने का मौका छीन लेती है, इस तरह से बातें आपको करनी हो। कि जब कोई व्यक्ति सिस्टम में आ जाता है ना, तो सिस्टम में आने के कारण वो लकीर का फकीर बन जाता है। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है और उसी लकीर पे चलना चाहता है। वो क्रिएटिव नहीं करना चाहता, वो करेज या जोखिम नहीं लेना चाहता, वो नया कुछ इनोवेटिव नहीं करना चाहता, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हो। जैसे एजुकेशन का अगर एक सिस्टम हमने बना दिया तो वो एजुकेशन का सिस्टम लोगों की क्रिएटिविटी या बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा, है ना, उन्हें नया सोचने को प्रेरित नहीं करेगा। इसी तरह से गवर्नेंस में आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो व्यवस्था की जब भी बात आए तो आप ये उसके काउंटर में कुछ लिख सकते हो। इस पे शायद एक यूपीएससी ने निबंध पूछा भी है कि व्यवस्था मानव का स्वप्न है, इस तरह से कुछ पूछा था, ना। तो व्यवस्था पे आए और उसके अगेंस्ट में आपको जब लिखना हो तो आप ये काफी अच्छे आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हो। इस बुक का भी जिक्र करोगे तो और भी बेहतर रहेगा। और एजुकेशन पे, गवर्नेंस पे आए तब भी ये बातें लिख सकते हो। तो इसके रिप्लाई में जॉन क्या बोलता है? जॉन कहता है कि जीवन में आंसू भी जरूरी है ना। प्रेम को पाने हेतु अगर संघर्ष या लड़ाई करना पड़े तो उसका अपना महत्व है, ठीक। तो जॉन इसका इस तरह से रिप्लाई देता है। तो आप दुख वगैरह पे आपको जब बात करनी हो कि दुख का भी जीवन में महत्व है, तो वहां पे इस तरह की बात आप लिख सकते हो। तो मुस्तफा मांड उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि यहाँ प्रेम पाने के लिए आपको संघर्ष और प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। अब आपको वो प्रेम जिस व्यक्ति का चाहिए वो वैसे ही सभी को, मतलब अवेलेबल है, सभी को मिल जाता है। यहाँ पे संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं है। तो जॉन बोलता है कि क्या खतरनाक ढंग से जीने में कुछ भी नहीं है,
है ना। क्या खतरनाक ढंग से जीना या करेज करना या साहसिक कार्य करना, जोखिम लेना, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें इसका कोई मूल्य नहीं है। जॉन बोलता है मुझे असुविधा चाहिए, है ना, मुझे ईश्वर चाहिए, मैं कविता चाहता हूं, मैं भलाई चाहता हूं, मैं पाप चाहता हूं, मुझे ये जीवन में सारी चीजें चाहिए ताकि मैं जीवन को पूरे तरीके से जी सकूं। तो जॉन है वो समझता है कि कैसे तानाशाही लगातार लोगों को संतुष्ट और सुख में रखकर उनको कैसे कंट्रोल कर रही है और उनको जीवन के वास्तविक मूल्यों से, वास्तविक चीजों से दूर कर रही है। तो इसलिए जॉन ईश्वर, कविता, भलाई, पाप, इन चीजों की बात कर रहा है। तो मुस्तफा मांड इसका रिप्लाई देता है कि दरअसल आप दुखी होने का अधिकार चाह रहे हैं, दुखी होने के अधिकार का दावा कर रहे हैं, आपको सुख छोड़कर आप दुख की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह के काफी, कितना अच्छा ये कीवर्ड है कि दुखी होने का अधिकार और इसका दावा करना, है ना। तो जॉन बोलता है हाँ ठीक है, अगर ये दुख होने का अधिकार है तो मुझे ये अधिकार चाहिए। बूढ़ा होने का अधिकार, बदसूरत होने का अधिकार, निरंतर भय और आशंका में जीने का अधिकार कि जहां पता नहीं कि कल क्या होगा, और अनेक यातनाओं को भोगने का अधिकार, मुझे ये सब चाहिए, है ना। तो जॉन चाहता है कि मैं वास्तविक जीवन जीऊं जो यथार्थ में हो, जो ऐसा जहां पे सारी चीजें हो, है ना, व्यक्ति बूढ़ा हो, बदसूरत भी हो, भय और आशंका के साथ भी जिए, दुख भी भोगे। तो मुस्तफा मांड बोलता है ना, तथास्तु वर्ड नहीं बोलता, वो बोलता है ठीक है अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुस्तफा मांड उसको ये सारी चीजें दे देता है और जॉन को एक जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है, उसे एग्जाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है, जॉन द सेवेज को एग्जाइल में भेज दिया जाता है, वो निर्वासित हो जाता है। तो वहां पे जंगल में जाके वो, है ना, शेक्सपियर को पढ़ता है, ईश्वर के बारे में और अपनी समझ बनाता है, और उस तरह से जब वो जीता है तो लोगों का एक तरह से ध्यान खींचता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इस तरह की बातें करता है, उसको ये सारी चीजें पता है। तो वो लोगों का ध्यान खींचता है, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है, सबका ध्यान खींचता है ना। तो जॉन द सैवेज को ये चीजें पसंद नहीं आती, है ना, कि वो ऐसे सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बने और सभी उसके पीछे इस तरह से पागल हो। तो अंततः जॉन क्या करता है, अंततः वो इस सभ्यता से या फिर इस मैट्रिक्स से ही बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है, वो मैट्रिक्स फिल्म वाले नियो की तरह या फिर ट्रूमैन शो के ट्रूमैन की तरह बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो पलायन कर जाता है, वो फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या या फिर अपना जीवन त्याग देता है और इससे पूरी तरह मुक्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे एडलस हक्सले ने मैट्रिक्स और ट्रूमैन की तरह पलायन नहीं दिखाया, बल्कि पलायन करने की संभावना पे ही संदेह किया है। तो इस मामले में भी ये नोवेल उनसे ज्यादा बेहतर है। हमने पिछले भाग में देखा था कि हमारा माइंड कैसे दुनिया के द्वारा बनाया गया है, उसे तराशा गया है हमारे माइंड को, और हमारा माइंड वैसा है जैसे इतिहास ने, जैविकी ने, अलग अलग फिल्मों, कहानियों, उपन्यासों ने हमें बनाया है, और हमारा माइंड उसी का हिस्सा है और रहेगा। हमारा मस्तिष्क और हमारा सेल्फ उस सांचे से अलग नहीं हो सकता। उस सांचे से अलग होने के लिए जरूरी है कि हम उस अपने सेल्फ से ही अलग हो जाएं, जैसा कि जॉन द सैवेज ने किया था। ठीक है, तो ये इसमें डिस्कस की गई थी। हरारी मानते हैं कि ये किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड समय के साथ और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। ये काफी जटिल मतलब बातें थी, इसके अंदर गहरी बातें थी, इसको निबंध में कैसे इस्तेमाल करें, ये चीज आपको काफी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही मुश्किल काम था, इसमें कई घंटों की मेहनत लगी थी। और लास्ट में ये बोला गया कि हमें स्वतः की संकुचित परिभाषा से छुटकारा पाना शायद 21वीं सदी में जीवित बचे रहने के लिए एक अनिवार्य कौशल हो सकता है ना। सेल्फ के बारे में जो संकुचित परिभाषा हमें दी गई है, हमें समझाया गया है, उससे अगर हम छुटकारा पा ले तो 21वीं सदी में जीवित बचे रहने के लिए ये काफी काम आ सकता है ना। ये शायद अगले चैप्टर में हम इसके ऊपर बात करें। अब ये पुस्तक का भाग 4 था ना, इस वीडियो का भी ये चौथा भाग था, और ये चैप्टर इस पुस्तक का 4th भाग का आखिरी चैप्टर था। हमने 4 चैप्टर इसमें डिस्कस किए थे, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। अब 5वां भाग शुरू होगा अगले लेक्चर के साथ और अगले चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही है।
और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पूछ सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें ये चीजें अच्छे से समझानी थी आपको, और ये कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफी गहरी बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, जो समझाना काफी मुश्किल था और एक जटिल था ना। तो इसलिए आपको ये सरल तरीके से समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच।